news analysis of the Arunachal Times, that is of 15th अगस्त 2026। तो सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को मेरे तरफ से, मेरे और नॉर्थ ईस्ट पीएससी के टीम की तरफ से अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। एंड वन मोर थिंग, इंडिपेंडेंस डे की तो शुभकामनाएं है ही है, साथ ही साथ उम्मीद करते हैं आप अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं और प्लस करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। सो लेट अस स्टार्ट 15 अगस्त का आज आजादी के पावन अवसर पर शुरू करते हैं द अरुणाचल टाइम्स का पहला न्यूज। सो द फर्स्ट न्यूज इज, इफ वी सी, पीएम श्री ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्ड इन स्कूल्स इन पापुमपारे। तो पापुमपारे में पीएम श्री का ट्रेनिंग प्रोग्राम रिसेंटली कराया गया है। तो आइए देखते हैं ये आपका कौन से पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी। सो पीएम श्री ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्ड इन स्कूल्स इन पापुमपारे। तो जीएस पेपर 2 आपके इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सो इफ वी सी, पीएम श्री सेल ISSE समग्र शिक्षा पापुमपारे conducted a week-long series of innovative training programs and competitions across designated PM Shri schools from 6th August to 13th August। तो देखिए 6 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक आपका जो पीएम श्री का जो प्रोग्राम है, इफ वी सी, ये आपका कराया गया था। जस्ट मिनट है। तो इफ वी सी पीएम श्री सेल ISSE, ये क्या होता है बेसिकली? इफ वी सी दैट प्रधानमंत्री, ये आपका पीएम श्री के बारे में मैंने कवर किया था, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री का फुल फॉर्म है। एंड प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया एंड ISSE का मतलब है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। तो पीएम श्री इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, समग्र शिक्षा जो अभियान है, ये इसके अंतर्गत बेसिकली जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो स्कूल में इनोवेटिव लर्निंग प्रैक्टिसेस है, इसको प्रमोट किया जाएगा अंडर इट। तो इसी को लेके एक हफ्ते भर का इनोवेटिव ट्रेनिंग कराया गया। कहाँ? पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में ही। कुछ प्रोग्राम्स और कॉम्पिटिशन्स करे गए आपके डेजिग्नेटेड जो पीएम श्री स्कूल्स है। ठीक है, अगस्त 6 से लेके ऑलमोस्ट 13 तक। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो ये जो इनिशिएटिव है, इट वाज एम टू ऑपरेशनलाइज एक्सपीरियंशियल स्किल बेस्ड एंड स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग अंडर प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। ठीक है, तो यही है पीएम श्री स्कीम। इसमें पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो यूपिया में है, इट हैज इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। तो ये प्रोग्राम्स जो कि डेजिग्नेटेड पीएम श्री स्कूल्स में कराए गए थे, उसमें से जो पीएम श्री जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल यूपिया है, उसने टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस में आया। ठीक है, इट वाज द टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी जुड़ जाइए। चलिए, तो चलिए, सो नाउ लेट अस सी कि इसको लेके अगर हम करंट कंटेक्स्ट देखें, तो ये इवेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप कराए गए, साइंस कांग्रेसेस हुई, साइबर सिक्योरिटी सेशंस हुआ और यहाँ तक डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी कराए गए इस इवेंट में। नाउ इफ वी सी, जो ऑर्गेनाइजर्स है वो कौन कौन है? पीएम श्री सेल, ठीक है, समग्र शिक्षा आपका पापुमपारे, इन कोलैबोरेशन विद, किसके साथ कोलैबोरेट किए? विद अध्ययन फाउंडेशन ईटानगर। ठीक है, तो चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट। पार्टिसिपेट इन स्कूल कौन कौन से थे? पीएम श्री NTGRS ओमपुली, ठीक है, पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बोरमाई निशी एंड पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल यूपिया और पीएम श्री गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल नाकार। तो ये सारे पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स थे। उसमें से जैसा कि मैंने कहा, सबसे बेस्ट परफॉर्मर जो है, बेस्ट परफॉर्मर इज पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल यूपिया, विच बैक द मैक्सिमम अवार्ड्स अक्रॉस कॉम्पिटिटिव मॉड्यूल्स। तो जो पीएम श्री जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल यूपिया है, उसको सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं, प्लस इट इमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। तो जो स्कीम है
पीएम श्री स्कीम के बारे में देखते हैं। व्हाट इज द पीएम श्री स्कीम? तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विच वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2022, सितंबर 2022 में लॉन्च किया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो सितंबर 2022 में ये स्कीम लॉन्च हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। याद रखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अपग्रेड ओवर 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूल। हाँ, 14,500 से भी ज्यादा आपका, या 14,000 मतलब 14,500 से भी ज्यादा एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, हाँ, ताकि एक एग्जाम्पलर इंस्टीट्यूशन बनाया जा सके और बेहतर तरीके से जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है उसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या करेंगे, जैसे आपका जो लेबोरेटरीज है उसको डेवलप किया जाएगा, लर्निंग टेक्निक्स को बदला जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग लाया जाएगा। तो इन स्कूल्स को एक मॉडल स्कूल्स की तरह बनाया जाएगा ताकि बाकी स्कूलों के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला। तो फंडिंग रेशियो क्या है, किस तरह से फंडिंग होगा? 90:10। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट फंडिंग होगा इट इज 90:10। 90:10 सब स्टेट्स के लिए नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश और हिली एरियाज जैसे हिमालयन स्टेट्स। ओके, एंड की पिलर्स क्या है? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इन स्कूल में, बेसिकली सोलर, वाटर कंजर्वेशन, सोलर सिस्टम्स रहेंगे, वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम रहेगा, स्मार्ट क्लासरूम्स, ठीक है, कंपिटेंसी बेस्ड असेसमेंट्स होंगे और डायरेक्ट लिंकेज रहेंगे विद लोकल स्किल और वोकेशनल इकोसिस्टम के साथ। यानी कि शिक्षा के साथ साथ जॉब की भी व्यवस्था की जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, स्किल सेट्स को इंप्रूव करने की बात की गई है। प्लस इसके साथ साथ स्मार्ट क्लासरूम, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ऐसा करिकुलम जिससे बच्चा सिर्फ शिक्षा को जॉब पाने की नजर से ना देखे। द लर्निंग शुड बी अ फन एक्टिविटी। ओके, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। नाउ इफ यू सी कि की कंपोनेंट्स क्या है, कोर कंपोनेंट्स इस ट्रेनिंग का, कोर कंपोनेंट्स ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो 21st सेंचुरी लर्निंग और इंफॉर्मेशन स्किल्स होगा, फोकस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, डिजिटल लिटरेसी, कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया जाएगा। साइबर सेफ्टी और फाइनेंशियल लिटरेसी दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स जो है वो जागरूक हो, एडुकेटेड स्टूडेंट्स और नेविगेटिंग डिजिटल स्पेसेस सेफली और मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंशियल बेसिक्स इजीली। अब देखिए, जो फ्यूचर के जो अभी फ्यूचर नीड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को ये जानना कि अपना जो फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि पैसों को किस तरह से मैनेज किया जाए, प्लस जो डिजिटल स्पेस है उसको सेफली कैसे यूज किया जाए, इन चीजों को भी इस ट्रेनिंग में फोकस किया गया। फिर आपका कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग भी दिया गया। असिस्टेड स्टूडेंट इन आइडेंटिफाइंग वोकेशनल इंटरेस्ट, मतलब आपका जो भी कोर्सेज ये लोग करेंगे तो उससे आपका क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज या कैरियर अपॉर्चुनिटीज बनेगा, उस पर भी ध्यान दिया गया। फिर साइंस सेमिनार्स कराए गए और बुक फेयर्स हुआ। एनकरेज साइंटिफिक टेम्पर, हमें पता है एक फंडामेंटल राइट है टू एनकरेज साइंटिफिक टेम्पर इन इंडिया, तो साइंटिफिक टेम्पर, इंक्वायरी ड्रिवन लर्निंग कराया गया। रीडिंग हैबिट्स को इंप्रूव किया गया थ्रू साइंस कांग्रेसेस और ओलंपियाड्स। ठीक है, एंड what else it has been done? Okay, so these are the things which we need to know. अब एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम। इनमें से जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एम्ड एट अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग स्कूल ताकि शोकेस कर सके न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स जो है द सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स कितना होगा? 90%, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। क्या ये सही है? देखते हैं। तो द स्कीम फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ध्यान से पढ़िए, स्कीम फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग वोकेशनल या फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है ये स्कीम, ये बोल रहा है स्टेटमेंट, और ना ही आपका डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही सिर्फ फोकस कर रही है, और ना ही वोकेशनल और फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल को इंक्लूड ही नहीं किया गया। तो इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बताइए, आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें से जो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। 1 and 2, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 या 1, 2, 3, जैसा कि मैंने स्टेटमेंट्स दिखाया। ठीक है, अब बताइए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? 10 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, काइंडली टेल मी व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट्स दिखा दूं। सो दीज आर द स्टेटमेंट्स। ठीक है, 1, 2 and 3। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी फोकस कर रहे हैं, इसमें वोकेशनल और फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स को भी इंक्लूड किया गया, तो ऑब्वियसली थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो अगर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा तो 1 and 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द
करेक्ट आंसर। आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। ठीक है, चलिए। अच्छा, नापू जी बोल रहे सी। ठीक है, नापू दारुंग जी बोल रहे सी। नहीं 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 नहीं, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ए है। ठीक है, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अपना अगला न्यूज। ठीक है, तो अभी 80 साल हो गए हमारे आजादी को, तो ऑन 80th इंडिपेंडेंस डे जल जीवन मिशन मार्क्स 7 years विद फोकस ऑन सस्टेन वाटर सर्विसेज। तो जो जल जीवन मिशन है उसके 7 साल पूरे हो गए हैं आपका इस इंडिपेंडेंस डे। तो 7 साल जो पूरे हो गए, देखते हैं जल जीवन मिशन का प्रोग्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, और जीएस पेपर 3 से भी इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। सो आइए देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। तो 80 साल हो गए हमारे आजादी का, तो 88 इंडिपेंडेंस डे के दौरान आपका जल जीवन मिशन जो है, इसका भी 7 साल कंप्लीट हो चुका है सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जो कि 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्रेस। लेट अस सी व्हाट इज द प्रोग्रेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिपोर्ट किए हैं कि रूरल, अब देखिए जल जीवन मिशन में बेसिकली किया क्या जाता है। जल जीवन मिशन में जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स है, गवर्नमेंट एम करते हैं कि 100% टैप वाटर सप्लाई की जाए, मतलब नल के पानी हर गांव के जगहों पे आने चाहिए। ठीक है, तो ऑल द रूरल हाउस होल्ड्स मस्ट गेट टैप वाटर सप्लाई। ठीक है, तो अभी तक कितना प्रोग्रेस हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिपोर्ट किया है कि रूरल टैप वाटर कवरेज एक्सपांड किए गए फ्रॉम 3.23 करोड़ हाउस होल्ड्स, यानी 17% 2019 से 15.91 करोड़ से भी ज्यादा हाउस होल्ड्स, एक्सीडिंग 82% से भी ज्यादा 2026 में। तो ये मिशन आप फोकस कर रहा है जल जीवन मिशन 2.0 पे, जो प्रायोरिटाइज करेंगे ऑपरेशन और मेंटेनेंस। अब जितने भी नल लगा दिए, टैप लगा दिए, उसको ऑपरेट करना होगा ढंग से, उसका मेंटेनेंस करना होगा और सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन करना है, ताकि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस प्रमोट हो सके। ओके, सो अब इसमें क्या क्या किए जाएंगे, कोर गवर्नेंस रिफॉर्म्स अंडर जल जीवन मिशन 2.0। तो जल जीवन मिशन 2.0 में क्या क्या किया जाएगा, एक तो जल अर्पण का कंसेप्ट लाया गया, डिसेंट्रलाइज्ड हैंडओवर, यानी कि फॉर्मल ट्रांसफर किया जाएगा वाटर सप्लाई एसेट्स, जितने भी वाटर सप्लाई एसेट्स गवर्नमेंट ने बनवाए हैं, इसको अब फॉर्मली ट्रांसफर किया जाएगा, किसको, ग्राम पंचायत को। तो इसका मेंटेनेंस अब ग्राम पंचायत करेंगे, और विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटीज, जिसको हम कहते हैं पानी समितिज भी बनाए गए हैं। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग अभी क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर में, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यूज को इसी तरह फॉलो करते रहिए। चलिए, तो जल जीवन, और दूसरा चीज जो इसमें किया गया दैट इज जल जीवन आंकलन, यानी कि आंकलन का यानी होता है इवैल्यूएशन। अब ग्रास रूट लेवल पे इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ग्रास रूट इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क लाया गया है, ताकि वाटर क्वालिटी, ठीक है, सप्लाई रेगुलरिटी, पानी का सप्लाई अब रेगुलरली आ रहा है या नहीं, वाटर का क्वालिटी कैसा है, मेनली वेमेन जो आपके जो वर्कर्स है, तो उनको आपका ट्रेन किया गया है, ताकि वो वाटर क्वालिटी को चेक कर सके। टेस्ट किट रहते हैं उनके पास अंडर दिस मिशन, और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस विलेज लेवल पे चेकिंग करने की व्यवस्था की गई है। तो जल सेवा आंकलन और जल अर्पण, आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। तीसरा चीज है सुजलम भारत फ्रेमवर्क। इसका मतलब है, सुजलम भारत फ्रेमवर्क का क्या मतलब है, बेसिकली डिजिटल मैपिंग किया जाएगा, जियो टैगिंग किया जाएगा, जितने भी रूरल ड्रिंकिंग वाटर एसेट्स बनाए गए हैं, और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा पीएम गति शक्ति पोर्टल के साथ। ठीक है, रिफॉर्म लिंक्ड एमओयूज, यानी कि बाइंडिंग एग्रीमेंट्स किए जाएंगे अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज के गवर्नमेंट के साथ, ताकि माइलस्टोन बेस्ड सेंट्रल फंडिंग रिलीज किया जाए। जैसे एग्जांपल 6154.96 करोड़ रिलीज किया गया था रिसेंटली इस जल जीवन मिशन 2.0 को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है वाटर सप्लाई जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। सो स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसको इंप्लीमेंट करने में। तो सोशियो इकोनॉमिक, हेल्थ एंड जेंडर सिग्निफिकेंस भी है इसका। ड्रास्टिक मॉर्टेलिटी बर्डन रिडक्शन, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से डब्ल्यूएचओ एस्टिमेट करते हैं कि ये मिशन से नियरली 4 लाख, देखिए 4 लाख डायरिया का जो डेथ होता है गंदे पानी पीने के कारण या कंटेमिनेटेड वाटर के कारण, जो 4 लाख डायरिया की जो बीमारियों के डायरिया की जो बीमारी के कारण जो मौत होती है, 4 लाख से भी ज्यादा मौत, और
और जो अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी 5 साल के से कम उम्र के बच्चों की जो डेथ हो रही है, इसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। इट इज सपोर्टेड बाय द रिसर्च ऑफ नोबेल लॉरिएट माइकल क्रेमर। ठीक है, तो जल जीवन मिशन का सक्सेस, ठीक है, ये इतने सारे जो डायरिया से लोग मरते हैं इसको प्रिवेंट करने में मदद करेगा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी अच्छा है और वुमेन का समय भी बचेगा। एसबीआई रिसर्च और डब्ल्यूएचओ एस्टिमेट करते हैं कि ये 5.5 करोड़ घंटे डेली बचाएंगे, जो कि आपका दूर दराज के इलाकों से जो औरतें हैं वो मटके में पानी ले आते हैं और मीलों पैदल चलते हैं ताकि थोड़ा सा पानी इकट्ठा करके ला सके, जिससे कि अनेबल करेंगे अराउंड 9 लाख वुमेन जो एंगेज हो सकते हैं अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, इनके कितने टाइम बचेंगे? ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ घंटे बचेंगे डेली 5.5 करोड़ घंटे। सो विच इज अ वेरी इनोवेटिव थिंग। मतलब डेली बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल होता है 5.5 घंटे। ओके, तो चलिए, ग्रास रूट कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेगा। ऑब्वियसली 24 लाख से भी ज्यादा वुमेन ट्रेन किए गए हैं, जैसा कि मैंने बोला, जो ये यूज करते हैं आपके फील्ड टेस्ट किट्स यूज करते हैं, जो कि एक नेटवर्क ऑफ 2000 से भी ज्यादा 2600 से भी ज्यादा टेस्टिंग लेबोरेटरीज लाए गए हैं। NEBL एक्रीडिटेड लेबोरेटरीज, यानी इनको सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, हाँ, नेशनल एक्रीडिटेशन ब्यूरो द्वारा। तो ये जो है टेस्टिंग लेबोरेटरीज में वुमेन को जो फील्ड टेस्ट किट्स दिए गए हैं और ये लोग टेस्ट करेंगे आपका पानी का क्वालिटी कैसा है। ठीक है, तो ये एक ग्रास रूट कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम कर रहा है। सो ये सारे फायदे हैं इस स्कीम के, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्या क्रिटिसिज्म या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलता है जल जीवन मिशन 2.0 में? एक तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी। कई बार पानी डिप्लीट हो जाता है, जो लोकल एक्विफायर्स होते हैं, जो ग्राउंड वाटर है जो रूरल एरियाज में, वो कई बार बहुत ज्यादा जरूरत से भी ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं और जिसके कारण टैप सप्लाई में पानी कम हो जाती है। ठीक है, ये पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज है कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट, ये जो खर्चा है, ऑलरेडी ग्राम पंचायत को फाइनेंशियल और टेक्निकल शॉर्टेजेस होती है, तो उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलता। फंडिंग नहीं मिल पाता है तो ये कैसे इतने सारे मेंटेनेंस करेंगे टैप वाटर सप्लाई का। ठीक है, पावर टैरिफ्स और पाइपलाइन रिपेयर्स भी कराने हैं, तो पाइप को भी रिपेयर करना है, मेंटेनेंस लगातार करते रहना है, पावर टैरिफ्स भी देखने हैं, तो फंडिंग का इशू होता है कई बार। वाटर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, अभी हमें पता है जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स जैसे आसाम में आपका ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स जैसे कंटेमिनेशन देखने को मिला है। तो ग्राउंड वाटर ही कंटेमिनेटेड होगा तो फिर नल से जो पानी आएगा वो भी कंटामिनेटेड होगा, वो लोग उसको कंज्यूम करेंगे और बीमार पड़ेंगे। सो दैट इज वन प्रॉब्लम कि ग्राउंड वाटर बेल्ट्स अब कॉन्स्टेंटली कंटेमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो है इसको कॉन्स्टेंटली सर्वे करने की जरूरत है, सर्वेलेंस पे लाना है, फिल्ट्रेशन करना है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके। समझ में आ रहा है? सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ जल जीवन मिशन 2.0। तो इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? कन्वर्जेंस विद MG नरेगा एंड XVFC। देखिए, MG नरेगा का अब नाम चेंज हो गया, VG ग्राम जी योजना इसे कहते हैं। ठीक है, इसको आप बोलते हैं VG ग्राम जी योजना। तो स्कीम का फॉर्मेट सेम ही है, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए ही है ये स्कीम, लेकिन आपका मेनली इसमें क्या किया जाएगा? इसमें 125 दिन का रोजगार गारंटी किया जाता है। ठीक है, तो पंचायती राज का जो ग्रांट्स है, जो पैसा है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये एक उपाय है। दूसरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड स्मार्ट वाटर ग्रिड्स बनाया जाए। ठीक है, जो कि लो कॉस्ट सस्ते सेंसर्स कुछ हो, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करे कि पानी फ्लो हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी कैसा है रूरल सप्लाई लाइंस में। कम्युनिटी वाटर स्टीवर्डशिप, यानी कि इंस्टीट्यूशनल लोकल वाटर टैरिफ्स। ठीक है, टू मेक विलेजेस वाटर सप्लाई सिस्टम्स फाइनेंशियली, मतलब ऐसा एक सिस्टम लाया जाए जिससे कि वाटर के टैरिफ कलेक्ट कर सके विलेज ग्राम पंचायत, और विलेज वाटर सप्लाई सिस्टम को फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग बनाया जाए लॉन्ग टर्म के लिए। यानी कि विलेजेस ही आपका कुछ एक तरह का टैरिफ कलेक्ट करे विलेजर से और इसको सप्लाई रेजिस्टेंट बनाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन इस डिस्कशन से। विद रेफरेंस टू द जल जीवन मिशन JJM एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स को आप देखिए। ये जो मिशन है ये टारगेट करता है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन सभी गांव के घरों में
अक्रॉस इंडिया। तो क्या ये करेक्ट है? देखिए, अंडर द जल अर्पण इनिशिएटिव रूरल वाटर सप्लाई कंप्लीटेड रूरल वाटर सप्लाई स्कीम आर फॉर्मली हैंडेड ओवर टू ग्राम पंचायत। ठीक है, जितने भी वाटर सप्लाई का जो स्कीम है, जो कुछ भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, घरों में टैप वाटर सप्लाई की गई, उसको फॉर्मली अब ग्राम पंचायत और विलेज वाटर और सैनिटेशन कमिटीज को दिया जाएगा ताकि वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कर सके। सो इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? स्टूडेंट्स ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को देखिए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट। नाउ तीसरा स्टेटमेंट को मैं दिखाता हूं। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है जो फील्ड वाटर किट्स है, ये मॉनिटर फॉर मॉनिटरिंग ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, ताकि फील्ड वाटर किट्स दिए गए हैं विलेज लेवल पे ताकि वो लोग मॉनिटर कर सके पानी का क्वालिटी साफ है या नहीं। एंड ये ऑपरेट करेंगे एक्सक्लूसिवली। जब भी ऐसा वर्ड्स आए तो थोड़ा सावधान, ठीक है, ये एक्सट्रीम वर्ड्स है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको ऑपरेट करेंगे सर्टिफाइड NABL लेबोरेटरी टेक्नीशियंस ही इनको ऑपरेट करेंगे। क्या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, एक बार मैं सारा स्टेटमेंट दिखा देता हूं आपको। ये है पहला 2 स्टेटमेंट एंड दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। ओके, सो एक बार फिर देख लीजिए, ये है पहला 2 स्टेटमेंट, ओके, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स एंड दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, अब बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बताइए क्या होगा स्टूडेंट्स? आंसर कीजिए इसका, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 1 and 2 होगा, 2 and 3 होगा, 1 and 3 या 1, 2 and 3? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? लेट मी शो यू द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स अगेन। इसको एक बार पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? So the mission targets providing functional household tap connection to every rural household across India। और जो अंडर जल अर्पण इनिशिएटिव, जितने भी वाटर सप्लाई स्कीम है उसको फॉर्मली हैंड ओवर किया जाएगा ग्राम पंचायत को या विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी, जिसको पानी समिति भी बोलते हैं, उनको ये ऑपरेशन करेंगे, मेंटेन करेंगे इसको। तीसरा बोल रहे फील्ड वाटर किट्स जो है वो मॉनिटर करेंगे ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी विलेज लेवल में, जो कि एक्सक्लूसिवली, जो कि सिर्फ और सिर्फ कौन देखेंगे? सर्टिफाइड लेबोरेटरी के टेक्नीशियंस। हाँ, तो नापू जी आंसर दे रहे हैं, नापू दारुंग जी। यस ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली, सॉरी 1 and 2 नहीं होगा, सॉरी 1 and हाँ यस ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत है। 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। पहला 2 स्टेटमेंट सही है। ओके, सो बढ़िया आंसरिंग, ओके, गुड आंसरिंग नापू जी, इसी तरह से आंसर करना है। तो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज 1 and 2 ओनली। तो लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूज। देखिए, तीसरा जो न्यूज है दैट इज CM रिमेंबर्स पार्टीशन विक्टिम्स, अर्जेस पीपल टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। तो जो अरुणाचल के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली 14 अगस्त को आपका पार्टीशन विक्टिम्स को याद किया गया और लोगों को अर्ज किया गया कि आप हिस्ट्री से सीखें। क्या सीखना है हमें हिस्ट्री से? देखिए, सो इफ यू सी, तो पार्टीशन विक्टिम अर्जेस पीपल टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। अब GS पेपर 1 ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश के CM और डिप्यूटी CM खासकर चौना में एंड पेमा खांडू जी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, खासकर अपर सियांग, ईस्ट सियांग और तिराप में ऑब्जर्व किया पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, 14 अगस्त को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विभाजन विभिशिक्षा, देखिए विभाजन विभिशिखा स्मृति दिवस। ठीक है, तो मतलब पार्टीशन हॉरर्स डे 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो पार्टीशन हॉरर्स, तो हमें पता है इंडिया का आजादी जो है वो आपका पार्टीशन भी हुआ था, उस समय विभाजन भी हुआ था, और इंडिपेंडेंस की एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ पार्टीशन का गम, यानी कि आपका इंडिया से ही कुछ भाग से पाकिस्तान बनाया गया था, तो वी नो। एंड बहुत बड़ा मास लेवल पे इस तरह से माइग्रेट किए थे लोग, ट्रेनों में ऐसे इस तरीके से बहुत ही अनसेफली आपका माइग्रेट किए थे एक जगह से दूसरा जगह। एंड इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशंस इन हिस्ट्री, जिसमें कम्युनल वायलेंस भी देखने को मिला। तो ये ट्रिब्यूट दिया गया मिलियंस ऑफ पीपल को जो अपने जान गंवा दिए और डिस्प्लेसमेंट से सफर किए। और ये जो ट्रॉमा है ये 1947 का पार्टीशन का, तो ये जो ट्रॉमा है ये बना रहता है। एंड ये जो अर्ज किए गए यंगर जनरेशन को ताकि नेशनल यूनिटी और सामाजिक न्याय या हार्मनी बनाए रखे। ठीक है, सो इफ यू सी पार्टीशन हॉनर्स के बारे में, रिमेम्बरेंस डे के बारे में, ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन ये डिक्लेयर किए थे प्राइम मिनिस्टर आपका 2021 में, जो हर साल 14 अगस्त को माना जाएगा। ठीक है, इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है पार्टीशन हॉनर्स मतलब इसका मानने का पीछे? टू कॉमेमोरेट द स्ट्रगल्स, ताकि हम वो स्ट्रगल्स, वो जो बलिदान और
जो ह्यूमन रेजिलियंस है, तो जो भी अब 1947 बॉर्डर डिमार्केशन में हमें देखने को मिला उसको याद किया जाए। एंड हिस्टोरिकल स्केल, ये जो है मैंने जैसा कहा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनवॉलंटरी मास माइग्रेशन था, जो 10 से लेके 20 मिलियन लोग एक जगह से दूसरा जगह माइग्रेट किया। हमें पता है पंजाब वाले इलाकों में और जो बंगाल वाला इलाका है, तो जो बांग्लादेश वाला प्रेजेंट डे रीजन है, दैट वाज ईस्ट पाकिस्तान, तो एक तरफ पाकिस्तान। तो बेसिकली विभाजन कैसे हुआ था, वी नो दिस, कि अगर हम इंडिया का मैप देखें तो बेसिकली ये दो रीजन, यहाँ पे आपका मेनली ये बंगाल वाला रीजन, दिस बिकेम ईस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पे आपका वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया, मतलब मेन लैंड पाकिस्तान, ठीक है। तो विभाजन हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पंजाब दो हिस्सा में बढ़ गया, यहाँ का पंजाबी यहाँ चले गए और कुछ यहाँ आ गए, और ऑब्वियसली बंगाल भी आपका पार्टीशन हो गया, इसलिए हमारे वाले बंगाल को हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं। ओके, सो क्लियर। तो नाउ इफ वी सी, तो और भी अगर हम देखें इसके बारे में, तो लेट अस सी अबाउट इट, जस्ट अ मिनट। तो अगर हम देखें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और नॉर्थ ईस्ट में क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, इसको तो रेडक्लिफ लाइन और जो बंगाल पार्टीशन हुआ, डिवीजन ऑफ बंगाल अंडर साइरिल रेडक्लिफ अवार्ड क्रिएटेड ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश, जो कि जियोग्राफिकल लैंडस्केप ईस्टर्न इंडिया को बदल के रख दिया। कैसे बदल के रख दिया, देखिए अगर हम देखें, ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अभी ये जो प्रेजेंट डे हमें देखने को मिलता है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये नहीं हुआ करता था, ठीक है। जब बांग्लादेश था तो ये पूरा हिस्सा हमारे अंडर में आता था ये, लेकिन पार्टीशन होने का वजह से ये पार्ट चला गया पाकिस्तान के पास, एंड अब क्या हो गया कि ये अब इंडिया से ये हो गया, बाद में बांग्लादेश हो जाता, पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो अब क्योंकि इतना हिस्सा हमारे अंडर में नहीं आता है, तो अब बस इतना सा हिस्सा बचा जिससे कि हम मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नेक, ठीक है। सो लॉस ऑफ कनेक्टिविटी, तो हिस्टोरिकल नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी नुकसान हुआ, क्योंकि हम मेनलैंड इंडिया से सिर्फ इतना सा छोटा सा कॉरिडोर से कनेक्टेड है 30 से 40 किलोमीटर्स। तो इससे क्या हुआ, सीवियर हिस्टोरिकल लैंड रिवराइन एंड रेल ट्रांसमिशन लिंक बिटवीन लैंड ट्रांजिट रिंग बिटवीन आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इंडियन मेनलैंड में, जिससे कि एक नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही कनेक्शन हुआ, बाकी आपका पाकिस्तान में ये जमीन चला गया। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ नॉर्थ ईस्ट को लेके, इसलिए कई बार चीजों का दाम यहाँ बहुत ज्यादा होता है मेनलैंड इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑब्वियसली लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ जाता है। डेमोग्राफिक रीअलाइनमेंट भी हुआ, ठीक है। लॉन्ग टर्म आपका जो रेफ्यूजी इनफ्लो है आसाम में, इलीगल माइग्रेंट्स, त्रिपुरा, मेघालय और सराउंडिंग फ्रंटियर रीजन से हमारा सोशियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स बहुत टाइम से बदल के रख रहा है। तो हमें पता है इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का इशू है आसाम में, ठीक है, त्रिपुरा में भी इमिग्रेशन का इशू होने लग गया। ये सारा प्रोडक्ट पार्टीशन का ही इंपैक्ट का वजह से हमें देखने को मिलता है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया जाए, ठीक है, भाईचारा को प्रमोट करे, आर्टिकल 51A सब क्लॉज ई, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, जो प्रमोट करने को कहता है कि हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड बना के रखना एक दूसरे के बीच। एकेडमिक आर्काइविंग, जो ऑरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स है जितने भी 1947 पार्टीशन रिलेटेड, इसको आर्काइव किया जाए, डॉक्यूमेंट किया जाए, और एक नॉन पार्टीशन पर्सनल सर्वाइवर नैरेटिव बताया जाए कि उस समय का मतलब न्यूट्रल तरीके से इसको दिखाया जाए, धर्म का मतलब जो आपका कम्युनल वे में ना दिखाया जाए, नॉन पार्टीशन पर्सनल नैरेटिव इसको डॉक्यूमेंट किया जाए, ठीक है। बॉर्डर लैंड इंटीग्रेशन किया जाए, ये स्ट्रेंथन कीजिए इकोनॉमिक और कल्चरल लिंकेज फ्रंटियर स्टेट्स में, ताकि रेजिलिएंट और इंटीग्रेटेड बॉर्डर कम्युनिटीज, मतलब कम्युनिटीज जो बॉर्डर के आसपास है, अब तो बॉर्डर बन चुका है, लेकिन बॉर्डर्स के उस पार वाले लोग या इस पार वाले लोग के बीच भाईचारा बनी रहे, ठीक है। तो ये सब हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्टीशन हॉनर्स डे के बीच। तो इसके रेफरेंस पे, विद रेफरेंस टू पार्टीशन हॉनर्स रिमेम्बरेंस डे, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है पार्टीशन हॉनर रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया ऑन 14 अगस्त। क्या ये सही है? देखिए, ओके, काइंडली ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। ओके, दूसरा आपका बोल रहा है द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ साइरिल रेडक्लिफ। क्या ये सही है? पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1947 डायरेक्टली रिजल्टेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया लूजिंग डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद मेनलैंड इंडिया एक्सेप्ट वाया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। तो आइए देखते हैं विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो अगर हम देखें 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो
अगर हम देखें तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। देखिए ऑब्वियसली ये भी आपका इंफॉर्मेशन ही दे रहा है, ये भी बोल रहा है बाउंड्री लाइन जो इंडिया पाकिस्तान के बीच साइडिल रेड क्लिफ के अंतर्गत हुआ था, बनाया गया था, और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यहाँ मेंशन कर दिया ना एक्सेप्ट वाया सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आइए देखते हैं आज का आखिरी न्यूज, ठीक है। पीएम शाह मस्ट रिस्पॉन्ड ऑन रिपोर्ट्स ऑन चाइनीज एग्रेशन इन अरुणाचल। देखिए वापस से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये लेने का एक ही कारण है, जो चाइनीज एग्रेशन हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में उसको थोड़ा डिस्कस करने का पर्पज से, क्योंकि ये आपका जीएस पेपर इंडिया इन इट्स नेबरहुड रिलेशन जीएस पेपर 2 आपका आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी जरूरी है। तो पीएम शाह मस्ट रिस्पॉन्ड ऑन, तो जो आपका पॉलिटिकल डिमांड आ रहा है, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और ऑपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी बोल रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन आपका प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से होम मिनिस्टर को क्लैरिफाई करने को बोल रहे हैं। यस, नापू जी ने आंसर किया था यस। तो क्लैरिफाई करने को बोल रहे हैं कि ये जो बॉर्डर इंक्लूजन हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, इसकी रिपोर्ट दीजिए, इसका सही आपका प्रूफ बताइए। तो पेट्रोलिंग रेस्ट्रिक्शन, देखिए एलिगेशन ऐसा एलेज किया गया है कि इंडियन आर्मी ने लूज कर दिया आपका शेरा 5, जो कि एक डेजिग्नेटेड पेट्रोलिंग पॉइंट है ताकसिन एरिया, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में। अब देखिए ये जो है ये आपका वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के बेसिस पे है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कुछ कहा नहीं है, सो बस मैं आपको बता रहा हूं पेट्रोलिंग रेस्ट्रिक्शन ऐसा एलेज किया जा रहा है, ऐसा इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वी डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। एक बार फिर मैं बता दूं, वी डोंट नो वेदर दिस इज ट्रू और नॉट। लेकिन ये अगर ऐसा है तो दिस वुड हैव इंपैक्ट ऑन लोकल ट्रेडिशनल ग्रेजिंग और हंटिंग ग्राउंड्स। आपका लोकल बॉर्डर कम्युनिटीज के लिए नुकसान है, क्योंकि ट्रेडिशनल हंटिंग और ग्रेजिंग ग्राउंड्स है मेनली ना और मारा ट्राइब्स का, ये धीरे धीरे इनएक्सेसिबल हो जा रहा है, क्योंकि वहां ऐसा माना जा रहा है कि चाइनीज ट्रूप्स जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहां पे मौजूद है। अब इससे स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी होगा, ठीक है। कि मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन लाइन मार्क्स द बॉर्डर इन द ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है, जो अरुणाचल और तिब्बत वाला रीजन को सेपरेट करता है, विच चाइना डिस्प्यूट करता है और लेबल करता है अरुणाचल को एज जांगनांग, दैट इज साउथ तिब्बत। एसिमेट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएलए ईयर राउंड एक्सेस रहता है उनका हाई ऑल्टीट्यूड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन हमारा जो इंडियन आर्मी का पेट्रोल है उनको बहुत खराब वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ता है और सीजनल लिमिटेशंस भी है, विंटर गैप्स भी आ जाते हैं कई बार। ओके, देन सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अगर हम डेजिग्नेटेड पेट्रोलिंग पॉइंट से अपना जो कंट्रोल है वो खो देंगे तो ये ऑल्टर कर देगा स्टेटस को आंते, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हम मेंटेन किए थे। स्टेटस को आंते का मतलब है जैसे थे, जैसा पहले आपका डिसाइड हुआ था वैसा ही। तो अगर चाइनीज ट्रूप्स बहुत अंदर तक आ गए तो ये स्टेटस को अंते को इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब चैलेंजेस है एसिमेट्रिक बॉर्डर पेट्रोल्स, ठीक है। इंडियन आर्मी जिस जगह तक पेट्रोलिंग करती है चाइनीज आर्मी वैसा नहीं सोचती। सलामी स्लाइचिंग टैक्टिक्स है चाइना का, यानी कि धीरे धीरे करके ये लोग क्या करते हैं चाइनीज, धीरे धीरे करके ये लोग अंदर की तरफ आते हैं, वैसे ही जैसे हम ब्रेड को स्लाइस के बेसिस पे काटते आते हैं तो वो धीरे धीरे अंदर की तरफ इंक्लूजन करते हैं। इसी स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं सलामी slicing tactics of China. China's step-by-step encroachment strategy aims to turn disputed zones into permanent Chinese military outpost over time. धीरे धीरे ये लोग मतलब पेट्रोलिंग के बहाने धीरे धीरे अंदर घुस आते हैं और ये परमानेंट चाइनीज मिलिट्री आउटपोस्ट बनाने को कोशिश करते हैं। इसी को कहते हैं हम सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट, सामाजिक और अर्थनीतिक इंपैक्ट पड़ेगा। लॉस टू ट्रेडिशनल लैंड्स जो है, जो फ्रंटियर विलेजेस जो अपने एनिमल्स को चढ़ाने जाते थे वो भी इंपैक्ट होगा, लाइवलीहुड इंपैक्ट होगा, और जिससे कि कारण रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बॉर्डर एरियाज पे भी इंपैक्ट करेंगे। तो ये सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आ रही है, जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो एक्सेलरेट करता है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट देता है फ्रंटियर विलेजेस को। ऑल वेदर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सभी मौसम में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी कायम रहे किसी भी मौसम में। तो डुअल यूज रोड्स बना रहे, एयरफील्ड्स बना रहे, फॉरवर्ड बेसिस, ताकि एलिमिनेट कर सके विंटर पेट्रोलिंग गैप्स ईस्टर्न सेक्टर में, मतलब ठंडे दिनों में बर्फ की चादर जमा हो जाए और हमारा जो इंडियन आर्मी के ट्रूप्स है वो पेट्रोल ना कर सके, उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑल वेदर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। जनरली बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। एंड ट्रांसपेरेंट बॉर्डर गवर्नेंस, ये प्रोवाइड करता है पीरियोडिक पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग इन बॉर्डर स्टेटस टू
काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन एंड मेंटेन नेशनल कंसेंसस। तो बॉर्डर गवर्नेंस को लेके पीरियोडिक पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग्स होने चाहिए, जनता को बताया जाना चाहिए कि क्या सच है, क्या सही में ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सारा सॉल्यूशंस हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेके एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए इसको। विथ रेफरेंस टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड बॉर्डर डायनेमिक्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। जो शेरा 5 है ये एक डेजिग्नेटेड पेट्रोलिंग पॉइंट है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश में। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? ठीक है, स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इज इट करेक्ट? दूसरा, मैकमोहन लाइन जो है ये एक इफेक्टिव बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच इन द ईस्टर्न सेक्टर। तीसरा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा, जो डेजिग्नेट करता है टू फंड डिप्लोमेटिक मिशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। क्या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम डिप्लोमेटिक मिशन फंड करता है, मतलब डिप्लोमेटिक मिशंस को फंडिंग देता है इंटरनेशनल बॉर्डर्स में? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स पढ़िए, एक स्टेटमेंट पे ही डाउट होना चाहिए आपको, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्या है हो सकता है? तो ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत दिखेगा, ठीक है, और पहला 2 ऑब्वियसली करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 and 2 ओनली, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, ठीक है, आज के न्यूज एनालिसिस में इतना ही। तो आई होप इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड तो एक बार फिर आपको आज़ादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जताते हुए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चलिए बाय बाय। अरे